हेलो माय डियर स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने रुदोष प्रक्रम क्या है और उसके उदाहरण और उसका समीकरण कैसे लिखते हैं ये जान लिया था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे रुदोष प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या होता है, कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो देखिए, सबसे पहले रुदोष प्रक्रम का अवस्था समीकरण आपको अगर डिराइव करना है तो आपको आदर्श गैस का समीकरण आना चाहिए। तो आदर्श गैस का समीकरण जो होता है वो होता है पीवी बराबर म्यू आर टी, पीवी बराबर म्यू आर टी। तो आदर्श गैस का समीकरण यहाँ पे पीवी बराबर म्यू आर टी है, तो समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगर आपको मेयर संबंध अगर आता है अच्छे से तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेयर संबंध अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप पहले मेयर संबंध को समझें, उसके बाद में आपको रुदोष प्रक्रम जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वही जो समीकरण है वो यहाँ पे भी काम आ रहे। तो पीवी बराबर म्यू आर टी समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसके अलावा हम रुदोष प्रक्रम में पढ़ के आए हैं कि पीवीटी परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो ये परिवर्तित होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गैस द्वारा किया गया जो कार्य होगा, भाई गैस जो कार्य करेगी वो कार्य क्या होगा? पी डीवी के बराबर होगा। और ये कैसे पाया, पी डीवी कैसे आया, ये सब मेयर संबंध में बता रखा है मैंने। तो डेल्टा डब्ल्यू को अपन डी डब्ल्यू लिख सकते हैं क्योंकि परिवर्तित हो रहा है, तो इसको अपन डेल्टा को डी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू, एक ही बात है। और ये किसके बराबर होगा? पी डीवी के बराबर होगा। इसको अपन नाम देंगे समीकरण नंबर 2। उसके बाद में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, किसमें? आंतरिक ऊर्जा में। और आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको अपन डी यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी यू से। तो डी यू ये भी मेयर संबंध में मैंने आपको बता दिया था कि डी यू जो होता है वो म्यू सीवी डी टी के बराबर होता है। डी यू जो होगा वो म्यू सीवी डी टी के बराबर होगा। ये जो सीवी है ये स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता है। स्थिर आयतन पर क्या है? मोलर ऊष्माधारिता। तो डी यू बराबर म्यू सीवी डी टी होता है, इसको समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब हमें डेल्टा डब्ल्यू और डी यू का मान पता लग गया तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम उपयोग में लेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही कहता है कि डेल्टा क्यू जो है वो डी यू और डेल्टा डब्ल्यू में वितरित होती है। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। यहां डी यू का मान समीकरण नंबर 3 से हमने यहां पे रखा और डेल्टा डब्ल्यू का मान समीकरण नंबर 2 से यहां पे रखा। तो डेल्टा क्यू बराबर आ गया म्यू सीवी डी टी प्लस पी डीवी। आ गया यहां तक। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रुदोष प्रक्रम की। किसकी? रुदोष प्रक्रम। तो रुदोष प्रक्रम में हम जानते हैं डेल्टा क्यू का मान जो होता है वो 0 होता है। जानते नहीं जानते? डेल्टा क्यू का मान 0 होता है। अगर ये 0 है तो हम इस समीकरण में उठा के रखेंगे तो यहां पे 0 आएगा, ये 0 रखा, बाकी म्यू सीवी डी टी प्लस पी डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 0 बराबर म्यू सीवी डी टी प्लस पी डीवी हो गया। और इसको अपन नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब बात यहां पे आ रही है कि पी डीवी जो है, तो क्या आपको कहीं पर पी डीवी का मान दिखाई दे रहा है कि यहां पे कि भाई पी डीवी के बराबर कोई मान नहीं है? उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे तब जाके अपने को क्या मिलेगा? पी डीवी मिलेगा। तो आप यहां तक का पहले उतार लें और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद का आगे बताता हूं। तो अब उसके बाद हम समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था? समीकरण नंबर 1 हमारे पास था पीवी बराबर म्यू आर टी। म्यू आर टी ये था समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 ये था। अब हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन, अब यहाँ पे P और V जो है वो दोनों परिवर्तित है, क्योंकि रुदोष प्रक्रम में हमने लिखा है कि दाब, आयतन और ताप तीनों परिवर्तित होते हैं। तो इसका मतलब P भी परिवर्तित है और V भी परिवर्तित है। इसका मतलब P का भी अवकलन होगा और V का भी अवकलन होगा। तो P और V दोनों का अवकलन होगा ना। तो अवकलन जब दो फलन अगर लिखे हो और गुणा में हो तो उनका अवकलन जब अपन करते हैं तो प्रथम फलन ज्यों का त्यों और दूसरे फलन का अवकलन, फिर प्लस का निशान, दूसरा फलन ज्यों का त्यों और प्रथम फलन का अवकलन, और अवकलन के लिए अपन डी लगाते हैं। तो पी वी का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? पी डी वी प्लस वी डी पी। क्या होगा? वी डी पी। तो इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया बराबर म्यू आर। म्यू आर तो कॉन्स्टेंट ही होता है और बचा टी, तो टी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी। तो यानी हमने समीकरण नंबर 1 का अवकलन करा तो हमारे पास ये आ गया।
अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो समीकरण नंबर 4 था, समीकरण नंबर 4 आपने देखा, समीकरण नंबर 4 जो था वो था म्यू सी वी डी टी प्लस पी डी वी बराबर 0, यही था। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको पी डी वी के बराबर रख लो, या तो आप इसे पी डी वी के बराबर रख लो, या फिर आप क्या करो, जो ये dt है ना, dt, क्योंकि dt, तो आप इस समीकरण से dt का मान प्राप्त कर सकते हो ना, dt का मान प्राप्त कर सकते हो। dt के गुणा में म्यू आ रहा, भाग लगा दो तो dt आ जाएगा, फिर इस dt का मान इस समीकरण में उठा के रख दो, कर सकते हो इतना काम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको dt के बराबर रखेंगे, तो dt के गुणा में म्यू आ रहा है तो म्यू आर का भाग लगा देंगे, तो dt बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देंगे। अब समीकरण नंबर 5 को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर 4 आपको पता है यही है हमारा, तो हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो म्यू सी वी डी टी की जगह अपन ने ये वाला मान रखा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ब्रैकेट बंद, प्लस पी डी वी बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे म्यू लिखा और यहाँ पे भी म्यू, दोनों बटा में है, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, म्यू से म्यू कट गया। अब म्यू से म्यू कट गया तो क्या हुआ, यहाँ पे बचा क्या, आर, क्या बचा यहाँ पे, आर, और इसके नीचे अपन ने क्या मान लिया, 1। अब ये दो पक्ष हो गए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आर और 1 का एलसीएम कितना आएगा, आर एलसीएम ले लिया, आर का भाग आर में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो ये ब्रैकेट ही आएगा, लेकिन इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, सीबी, तो सीबी को भी आपको साथ में लेके चलना है, समझ गए, सीवी को साथ लेके चलना है। प्लस का निशान, 1 का भाग आर में लगाओगे, आर बार जाएगा, आर का गुणा इस पूरे से करेंगे तो पी आर डीवी हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे अपन, सीवी जो है, सीवी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, तो सीवी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो सीवी पी डीवी प्लस सीवी वी डी पी ब्रैकेट बंद प्लस पी आर डीवी बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां तक आ गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि पी डी वी और इधर भी पी डी वी, दो पक्षों में कॉमन आ रहा है, दो पक्षों में कॉमन आ रहा है। अगर ये दो पक्षों में कॉमन आ रहा है तो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, नहीं दिख रहा, किसमें, इसमें वी डी पी आ रहा है, इसमें पी डी वी नहीं आ रहा, पी डी वी केवल इन दोनों में आ रहा है, और सारे प्लस में, सारे किसमें, प्लस में। अगर सारे प्लस में तो क्या कर सकते हैं अपन, तो सारे अगर प्लस में हैं तो हम जो है इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो हमने यहां तक कर लिया, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी आर डी वी बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पी डी वी और यहाँ पर भी पी और डी वी, नहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना अपन, तो सी वी पी डी वी क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, पी डी वी, और यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है, पी डी वी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में इसको छोड़ के इसमें और इसमें दोनों में क्या करेंगे अपन, ये पी डी वी कॉमन लेंगे। तो देखो पी डी वी कॉमन लिया तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, सी वी, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल आर, और ये तो अलग है, ये तो अलग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो मैंने कैसे कॉमन लिया, सी वी पी डी वी, और इसको इसके साथ ही लिख दिया प्लस पी आर डी वी, ठीक है, पी आर डी वी, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, और प्लस का निशान, क्या बचा, सी वी वी, और यहाँ पे क्या बचा, डी पी बराबर क्या है, 0। अब आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर पी डी वी और ये पी डी वी कॉमन आ रहा है, तो अपन ने पी डी वी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा सी वी प्लस यहाँ पे बचेगा आर, और ये तो ऐसे कैसे, ये तो ऐसे कैसे बराबर 0। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। अब देखो ये जो ब्रैकेट आया है इसमें सी वी प्लस आर लिखा हुआ है, तो अब थोड़ा आप सोचो, सी वी प्लस आर, हमने मेयर संबंध पढ़ा था, तो मेयर संबंध जो पढ़ा था, तो मेयर संबंध क्या था, सी पी माइनस सी वी बराबर आर। तो क्या सी पी बराबर सी वी प्लस आर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो सी वी प्लस आर जो है इसकी जगह क्या मैं सी पी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, मेयर संबंध से। तो मेयर संबंध से हम सी वी प्लस आर की जगह क्या लिख सकते हैं, सी पी। तो देखिए क्या समीकरण बन जाएगा,
पी डीवी तो ऐसे कैसे ही, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीपी, इसके बराबर में लिख दिया, प्लस इधर क्या बचा, सीवी वी डीपी बराबर 0 आ गया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमें आगे भी हल करना है, समीकरण लाना है, और समीकरण में आपको पता होना चाहिए कि भाई अवस्था समीकरण जो होता है पी वी गामा बराबर कांस्टेंट आता है, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट, और गामा जो होता है वो सीपी और सीवी का अनुपात होता है। गामा जो होता है वो क्या होता है, सीपी और सीवी का अनुपात होता है। तो देखो इस समीकरण में आप क्या कर सकते हो, आपको सीपी बटा सीवी बनाना है, तो इसका मतलब आप दोनों पक्षों में सीपी का भाग, किसका भाग लगा दो, सीवी का। ये तो सीपी दे ही रखा है, दोनों पक्षों में किसका भाग लगा दो, सीवी का। लेकिन भाग लगाने से ही पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें आगे जाके इनको हटाना भी तो ये अवकलन के निशान को, और अवकलन को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ता है, क्योंकि अवकलन समाकलन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, हटता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पक्ष में सीवी का, वी का, क्योंकि इसमें पी आ रहा है, पी को भी हटाना है, पी को हटाना है तो पी, और इसमें बी को हटाना है तो वी। तो हम पूरे पक्ष में सी वी पी वी वी का भाग देने पर, इस पूरे पक्ष में भाग देंगे अपन सी वी पी वी का भाग देने पर। तो इसमें अपन भाग देंगे तो देखो सी पी में सी वी का भाग लगाएंगे तो सी वी आया, भाग लगा दिया, देखो ये सी वी पी बी वी इसका भाग लगा दिया, तो पी से पी कट जाएगा, बोलो पी से पी कट जाएगा, और सी पी बटा सी वी रह गया, और डी वी बटा वी रह गया। इधर देखो सी वी से सी वी कट गया, और वी से वी कट गया, तो डी पी बटा पी आ जाएगा, डी पी बटा क्या आ जाएगा, पी। तो लिख दो इसको आगे, और आगे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आया हमारे पास सी पी बटा सी वी, और इधर है डी वी बटा वी, प्लस यहाँ पे केवल और केवल क्या बच रहा है, डी पी बटा पी बराबर 0। हम जानते हैं सी पी बटा सी वी जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, गामा। तो क्या लिख देंगे, इस समीकरण हमारा देखो क्या बन जाएगा, गामा डी वी बटा वी प्लस डी पी बटा पी बराबर 0। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका समाकलन। तो यहाँ तक का उतार लो आप। तो यहाँ तक जो है ये समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब जो ये समीकरण है इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका समाकलन। समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो गामा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, dv बटा v। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 बटा v और यहाँ पे dv लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसको dv बटा v को, प्लस का निशान। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, समाकलन 1 बटा p, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dp बराबर में क्या है 0, और 0 का समाकलन भी होगा भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि 1 बटा एक्स डी एक्स जो होता है, अगर इसका समाकलन करते हैं तो वो log e x आता है। हमें ये जो है टूल्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर ये आगे समीकरण प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि 1 बटा एक्स का समाकलन करते हैं तो log e x आता है। क्या आता है, log e x। तो आप यहाँ पे देखो 1 बटा v और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dv। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आएगा log e, किसका फलन है, v का, तो क्या आ जाएगा, v। आगे समझ में भाई, 1 बटा एक्स का समाकलन करते हैं log e x आता है, और अगर 1 बटा v का समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, log e v। इसी तरीके यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो उसकी गुणा में रहेगा, प्लस का निशान। 1 बटा p गुणा dp, इसका समाकलन करेंगे तो आएगा log e, और यहाँ पे क्या आएगा, p बराबर 0 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। ये मैंने पहले बता दिया आपको, 0 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब देखो यहाँ देखो, अगर log e x लिखा हुआ और इसके गुणा में अगर कोई कांस्टेंट हो तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, log e तो इसका बेस होता है यहाँ पे, log e x की घात क्या हो जाएगा, a, x की घात क्या हो जाएगा, a, यानी जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, घात में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फिर मैं log e v की घात गामा लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ पे प्लस log e p बराबर कांस्टेंट, बराबर क्या है, कांस्टेंट। अब देखो आगे क्या करना है अपने को log उठाना है। क्या उठाना है, log उठाने से पहले यहाँ देखो, एक फलन तो log का ये रहा, प्लस एक फलन ये रहा, तो यहाँ पे देखो log m प्लस log n, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो अपन इसको log m गुणा n लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस पूरी टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log
P को पहले लिख देता हूं और V और गामा लिख सकता हूं क्या, बराबर में कांस्टेंट, बराबर में क्या आएगा, कांस्टेंट। तो log P V गामा बराबर क्या आ गया भैया, कांस्टेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस log को हटाएंगे, क्या करेंगे, log को हटाएंगे। अब log को हटाने के लिए अपन क्या लेते हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, log हट जाएगा। यहाँ पे देखो ई लिखना है आपको, ये बेस के लिए ई होता है, तो अपन एंटी लॉग लेंगे तो log ई हट जाएगा, क्या हट जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल पी वी गामा, और कांस्टेंट है e की घात, एंटी लॉग ले रहे हैं तो e की घात कांस्टेंट, e की घात कांस्टेंट, और e की घात कांस्टेंट को अपन कांस्टेंट ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अपन कांस्टेंट ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट। तो पी वी गामा बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट। और गामा क्या है यहाँ पे, सी पी अपॉन सी वी, जिसको अपन रुदोष्म निष्पत्ति ये बोलते हैं, इसको रुदोष्म निष्पत्ति। एक कांस्टेंट होता है Cp अपॉन Cv, इसका भी उपयोग किया अपन ने। तो हमारे पास रुदोष प्रक्रम का अवस्था समीकरण प्राप्त हो गया, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम जो अवस्था समीकरण प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट होगा। तो पी वी गामा बराबर कांस्टेंट हमने सिद्ध कर दिया है। तो इस तरीके से अवस्था समीकरण आपको आ जाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू।